Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 geography chapter Major Domains of the Earth. हमने देखा कि अर्थ के 3 मेजर डोमेन्स हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. लिथोस्फेयर के बारे में हम इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें कि कुछ हमारे मेजर लैंड मासेस जो हैं, जिसमें कि 7 कॉन्टिनेंट्स आपके आते हैं, उनको हमने सभी को एक एक करके स्टडी किया. बाकी जो रिमेनिंग 2 डोमेन्स हैं आपके, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और इन सब का जो मिक्सचर है बायोस्फेयर, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोस्फेयर. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्यों? मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. क्योंकि अर्थ पे 71% से ज़्यादा पानी है, और जब आप इसको स्पेस से देखते हैं, पानी की वजह से ब्लू दिखाई देती है. एंड 29% इज कवर्ड विद लैंड. 29% लैंड से ये कवर्ड है. हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. और हाइड्रोस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो वाटर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रनिंग वाटर है ओशियंस में या फिर रिवर्स में या लेक्स में, चाहे आइस है आपकी ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर वाटर वेपर्स हमारी एटमॉस्फेयर में है. ये जितना भी पानी अर्थ के ऊपर है सभी हमारा किस में आता है? हाइड्रोस्फेयर में. ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फेयर. More than 97% of Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. 97% जो पानी है अर्थ का वो ओशियंस में है, और क्योंकि बहुत सॉल्टी है इसलिए बिल्कुल ह्यूमन यूज़ में नहीं लाया वो जा सकता. ये देखिए 97% आपके ओशियंस में है. सिर्फ 2.5% हमारे पास फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी कुछ ग्लेशियर्स में टैप है, कुछ अंडरग्राउंड है. A large proportion of rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and is a very small percent is available as fresh water for human use. और बहुत ही कम पानी है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है. Hence, despite being a blue planet, इसलिए ब्लू प्लानट होने के बाद भी we face a shortage of water. इसलिए हमें पानी की कमी होती है, क्योंकि 97% ओशंस में है जो काम का नहीं है, और बाकी जो 2.5 है उसमें से भी आधा ग्लेशियर्स में टैप है आइस की फॉर्म में, आधा अंडरग्राउंड है, कुछ पॉल्यूटेड है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से. तो बहुत कम पानी बचता है जो कि यूज़फुल है. अब बात करते हैं ओशंस की. ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट ओशंस है, क्योंकि 97% पानी उन्हीं में ही है. दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. हमने देखा 5 मेन ओशंस हैं और सभी आपस में कनेक्टेड है. द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. ओशन का पानी हमेशा मूव करता रहता है. द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड्स एंड ओशन करंट. 3 मेन जो इसके मूवमेंट है, एक को हम वेव्स कहते हैं, tides and ocean currents. The 5 major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size. सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, फिर इंडियन, साउदर्न, और सबसे छोटा है आर्कटिक. ये देखिए सारे ओशंस यहाँ आपको दिखाए हुए हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. और जैसा कि बताया गया सभी आपस में ये इंटरकनेक्टेड है. Okay. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. अर्थ के 1/3 पार्ट में सिर्फ पैसिफिक ओशन ही है. मरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, हमने देखा हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पार्ट दोनों पीछे पड़े हैं आपने. 11,000 समथिंग तक इसकी किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है. तो मरियाना ट्रेंच जो है, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है. द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. लगभग ये गोल है शेप में. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट. ये सभी ने इसको सराउंड किया है, इन चारों से ये घिरा हुआ है. लुक एट मैप एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन. क्योंकि ग्लोब को फ्लैट किया गया है इसलिए आप जानते हैं. ये देखिए पैसिफिक ओशन के इधर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के इधर भी ये पूरा पैसिफिक है, इधर भी ये पूरा पैसिफिक है, एशिया के यहाँ पे भी आप देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे भी. मतलब इन चारों कॉन्टिनेंट्स ने इसको घेरा हुआ है. अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन की. अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इज एस इन शेप. इसकी शेप एस जैसी है, एस लेटर जैसी. इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन आर हाईली इंडेंटेड. कोस्टल जो लाइन है इसकी, कोस्ट लाइन बोलते हैं जहाँ पे ओशन खत्म होता है और धरती शुरू होती है, कोस्ट, वो बहुत ही इंडेंटेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प है मार्जिन इसका. ये देखिए जैसा कि बताया गया ये एस शेप में है. एक सेकेंड, ये ऐसे दिख रहा है ना आपको.
वेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से घिरा है, यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका से घिरा है। और इसकी जो कोस्टल लाइन है, इंडेंटेड का मतलब जैसे दांतेदार होती है, ऐसे जिगजैग वाली है, ये देखिए ऐसे, ओके, यहाँ से ऐसी इसकी कोस्टल लाइंस हैं अटलांटिक ओशन की। द इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट, क्योंकि ऐसी जब कोस्टल लाइंस होगी तो यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है ये, तो इसमें ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे नेचुरली हार्बर्स और बंदरगाह और पोर्ट्स जो है वो बन जाते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अगर हम कॉमर्स की बात करें, व्यापार की बात करें, जो सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज़्यादा जो शिप्स हैं सामान को इधर उधर लेके जाना, वो अटलांटिक ओशन में ही होता है। पूछा जाएगा अगर बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो ये है हमारा अटलांटिक ओशन, क्योंकि कोस्ट लाइन डेंटेड है, इंडेंटेड ऐसे है, तो यहाँ पे नेचुरल बहुत सारे आपको हार्बर्स और पोर्ट्स मिल जाते हैं जहाँ पे कि आसानी से शिप खड़े हो सके। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, और किसी का नाम ऐसा नहीं है पैसिफिक, किसी कंट्री का नाम नहीं है अटलांटिक, जितने भी आर्कटिक ओशन जितने भी है हमारे, कोई किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, सिर्फ इंडियन ओशन है जो कि इंडिया के नाम पर रखा गया है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इसकी शेप लगभग ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए, ये है इंडियन ओशन, ऊपर एशिया, नीचे ये, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और लगभग ट्रायंगुलर सी इसकी एक तरीके से शेप है। द साउदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थ वेस्ट टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउदर्न ओशन जो कि सबसे नीचे है अर्थ में यहाँ पर, वो एक्सटेंड करता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेके अंटार्कटिका तक। अंटार्कटिका जो कि एक कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ से ये जो 60, ये जो इतना है आपका, यहाँ से ये पूरा नीचे की तरफ, ये पूरा साउदर्न ओशन है हमारा। अब बात करते हैं आर्कटिक ओशन की। इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक सर्कल के ऊपर ये ओशन है आपका, एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, पूरे नॉर्थ पोल में ओशन ही है। साउथ पोल में अगर हम बात करें तो लैंड है, ज़मीन है, लेकिन ऊपर ओशन है नॉर्थ पोल में। बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रेचेस भी है शैलो वाटर के, जो कि एक दूसरे से उसको ज्वाइन करते हैं, जिसको बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। स्ट्रेट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का ऊपर वाला पार्ट, और नॉर्थ अमेरिका से बाउंड है ये ऊपर की तरफ। ओके, ये सारे ओशंस आपको बता दिए गए हैं, शेप क्या है और कुछ इनके जो फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। लिथोस्फेयर देख लिया हमने, वाटर बॉडीज जो है मेन हमारी। एटमॉस्फेयर में द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ कुछ लेयर्स हैं गैसेस की, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ लेयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। ये भी बहुत ज़रूरी है और ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे प्लानट का ही। हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ मतलब सिर्फ ज़मीन ज़मीन या पानी, नहीं, ऊपर जो हवा है एक स्पेसिफिक हाइट तक, वो भी अर्थ के एनवायरमेंट के अंडर ही आती है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीद, जो हम सांस लेते हैं हवा में वो हमें वहीं से ही मिलती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, सनरेज की जो हार्मफुल इफेक्ट है अल्ट्रावायलेट रेज से भी वो हमें बचाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक जितना भी आपका जो भी चीज़ है उसके अंदर, उसको हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या कंप्राइज वो करते हैं, टेम्परेचर कितना है और बाकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ के सरफेस से शुरू करें तो इनके नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। देखिए इस पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे आप। ये अर्थ है, सबसे पहली जो लेयर है एटमॉस्फेयर में सबसे पास वाली, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल अर्थ के टॉप पर। उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर है आपकी एक्सोस्फेयर। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आप पढ़ेंगे, कैसे ये डिवाइड की गई है, कितनी हाइट तक ट्रोपोस्फेयर है, फिर कहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, किस आपकी लेयर में प्लेन्स फ्लाई करते हैं, एवरीथिंग वी विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर्स। अभी आप सिर्फ इनको लर्न कर लीजिए। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में आपके मेनली 2 गैसेज हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक अप टू 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, जो कि आपका 99% बिल्कुल साफ जो सूखी हवा है वो बनाती हैं। नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन,
और बाकी जो आपकी गैसेस बनती हैं नियॉन एंड ऑल, ये सिर्फ 1% है बाय वॉल्यूम। अगर अब वेट करें आप, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाई नाइट्रोजन हेल्प द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन हमारी ब्रेथ है, जिंदगी की सांस है, सांस आप उसी से लेते हो। नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड जबकि सबसे कम है, इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट जो रेडिएट होती है अर्थ से, जो गर्मी जाती है ऊपर, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, कीपिंग द प्लानट वार्म, आपका प्लानट वार्म रहता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसमें भी वो हेल्प करती है, मतलब ये भी उतनी ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई हुई है आपके इसकी, ये ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और बाहर की जो सबसे लेयर है एक्सोस्फेयर। द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर वेरीज विद हाइट। हाइट के साथ एटमोस्फेयर कितना डेंस होता है वो भी वैरी करता है, अलग अलग होता है। इट इज़ मिनिमम एट सी लेवल। सी लेवल पे सबसे कम डेंसिटी होती है एंड इंक्रीज डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे हवा उतनी थिन होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब जो गैसेज हैं वो उतनी कम होगी। सबसे ज़्यादा जो गैसेज हैं आपकी ये सब वो ओशन के पास सबसे नीचे वाले लेयर में होती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। आपने देखा होगा जो लोग क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को, जितना वो ऊपर जाते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में उतनी हवा थिन होगी, डेंसिटी कम होगी। थिन होना हवा का, हवा पतली हो गई, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई ऑल्टीट्यूड। इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर जाएं तो वहाँ ब्रीथ कर सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर भी कम होता है। पहाड़ों पे आप जाते हैं तो देखिए बर्फ जमी हुई मिलती है आपको टॉप पर। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है हवा वो थोड़ा प्रेशर डालती है अर्थ पे। दिस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कुछ एरियाज हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं जबकि कुछ लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और जो हवा चलती है इस वजह से उसे हम विंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। आपने तीनों डोमेन्स पढ़ लिए। बायोस्फीयर वो एक नैरो जोन है जहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है लैंड, वाटर और हवा का, जहाँ पर ज़मीन भी है, पानी भी है और हवा भी है, ऐसी एक जगह। ये देखिए ये है हमारा बायोस्फीयर। इट इज़ इन द जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू द प्लानट एग्जिस्ट। यही वो जोन है जो कि अर्थ पे है। अर्थ के ऊपर हाइड्रोस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है और एटमोस्फेयर भी है, तीनों ही अवेलेबल है एक नैरो जोन में, तो इसलिए इसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। और अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कई बहुत छोटे हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया के साइज़ के। आपको देखना होगा तो जो लेंसेज है या फिर जो माइक्रोस्कोप है उससे देखना पड़ेगा। और बहुत सारे बड़े बड़े मैमल्स भी हैं, जैसे हाथी को आप देखिए बड़े साइज में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से लिंक्ड है किसी न किसी तरीके से, और सर्वाइवल के लिए बायोस्फीयर मतलब हवा पे, पानी पे और लैंड पर, तीनों पर डिपेंडेंट है। The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में हम उनको डिवाइड करें तो आप उनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक आप कहेंगे प्लांट किंगडम, एक हमारा होगा एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और दी अदर। तीनों जो डोमेन्स हैं अर्थ के, पानी, हवा और ज़मीन, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेस्ट कट करते हैं हमारी नीड्स को, नीड जो ज़रूरत है वुड की, उसको पूरा करने के लिए या फिर ज़मीन को साफ़ करके वहाँ खेती करने के लिए, मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। उसकी वजह से क्या होगा, जो ज़मीन है आपके, ज़मीन पे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो जल्दी ही रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली उसी तरीके से अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक। अर्थ का सरफेस भी चेंज होता है कुछ नेचुरल कैलामिटी जैसे कि भूकंप की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्ज्ड ऑफ लैंड, लैंड कुछ पानी में डूब जाती है, एज हैपन इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। सुनामी में
पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज, जिसमें कि अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड्स थे जो कि पानी में सबमर्ज हो गए, डूब गए। ओके, सबमर्ज अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनयूजेबल फॉर ह्यूमन यूज़। जो हमारा कुछ वेस्ट मटेरियल है लैंड का, वो जब आप पानी में डालते हैं तो पानी अनयूजेबल हो जाता है, मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है। इट ऑल्सो डैमेज दी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और बाकी जो लाइफ है पानी में वो उसको भी अफेक्ट करता है। कहने का मतलब है पानी, ज़मीन, लैंड और हवा तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करती है। पानी ज़मीन को कई बार सबमर्ज कर देता है, डुबा देता है। ऐसे ही लैंड का जो कचरा है वो कई बार आप पानी में डालते हैं तो उसमें जो आपकी लाइफ है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर है, वो उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से जो एमिट होती है गैसेस निकलती है, थर्मल पावर प्लांट से या फिर व्हीकल से, वो एयर को पल्यूट करती है। ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज से गैसेस निकलती है हार्मफुल, जिससे कि हवा पल्यूटेड होती है। मतलब कि यहाँ पर लिथोस्फीयर अफेक्ट कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर की हवा को। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हवा का, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे आपको बताया कि CO2 कम है और वो क्या काम करती है, अर्थ के दिन में सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है, धरती गर्म होती है, उसके बाद रात में वो जितनी भी हीट है उसको एमिट करती है, बाहर जाती है धरती से, तो CO2 उसको अब्जॉर्ब करके रखती है ताकि ऐसा ना हो कि रात में बिल्कुल ठंड हो जाए, ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर बना के रखती है। लेकिन अगर CO2 ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी उन गैसेस को, वार्मथ को, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ है आपकी वो पिघलेगी, पानी ज़्यादा होगा। तो देख रहे हैं कैसे तीनों आपस में रिलेटेड है। ज़मीन के ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने हवा को पल्यूट किया, हवा में CO2 बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पानी, हवा और ये जो है ज़मीन आपकी, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तीनों की एक्टिविटीज़ एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं। इसलिए हमें जो अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं उनका एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे जो हमारे तीनों डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में। और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली टॉपिक्स जो हैं आपको तीनों समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे जो 3 मेजर डोमेन्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनको जो है पल्यूट कर रही है, ख़राब कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for watching.